आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्जाम के थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के बारे में। किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आपकी परीक्षा में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी किस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इससे आप आगामी परीक्षा के प्रश्नों को अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं पहले से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाएगा। इसमें यहाँ पर नोट आप जरूर देखेंगे कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी इन सभी प्रश्नों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल अभी आपको हिंदी में बता रहा हूँ। विधि शास्त्र सिविल विधि का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विधि के ऐतिहासिक विचारधारा के विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। सर हेनरी मेन द्वारा किए गए कानून के विकास के विभिन्न स्तर क्या हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विधि के स्रोत के रूप में पूर्ण निर्णय से आप क्या समझते हैं, क्या निर्णयाधार तथा इतरोक्ति में कोई अंतर है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, रास्को पाउंड के सामाजिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। पाउंड द्वारा बताए गए समाज के विभिन्न हितों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न होगा, विधायन को परिभाषित कीजिए तथा विधि के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के विधायन की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर टिप्पणी लिखना है आपको। पहला हो जाएगा, कानून इतिहास की एक संतान है और विशिष्ट एवं सामान्य एवं विशिष्ट विधि शास्त्र। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विधि संप्रभु का आदेश है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सैविनी के लोक चेतना सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके अलावा रूढ़ को परिभाषित कीजिए और वैध रूढ़ के आवश्यक तत्व क्या हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न पत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगले प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, प्राइवेट कंपनी को परिभाषित कीजिए। एक प्राइवेट कंपनी तथा एक सार्वजनिक कंपनी के बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार प्राइवेट कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित की जा सकती है, यानी किस प्रकार प्राइवेट कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदला जा सकता है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपनी का सदस्य कौन हो सकता है, क्या एक अवयस्क कंपनी का सदस्य हो सकता है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सुसंगत न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में निगमन आवरण हटाने के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विवरण पत्र की परिभाषा दीजिए। विवरण पत्र जारी करने से पूर्व कौन कौन औपचारिकताएं आवश्यक होती हैं। इसके अलावा 5वां प्रश्न क्या हो जाएगा, कंपनी के निर्देशक कैसे नियुक्त किए जाते हैं, वे कैसे पदच्युत किए जा सकते हैं, क्या एक व्यक्ति 20 से अधिक कंपनियों का निदेशक हो सकता है। ये प्रश्न आपको उत्तर देना है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य एवं अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि में है। अंतर स्पष्ट कीजिए, इसमें स्पष्ट कीजिए करना है आपको, अंतर की बात नहीं हो रही है। आगे हम देख लेते हैं। आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। पूर्व निर्णीत वादों द्वारा अपने उत्तर का पुष्टिकरण दीजिए। क्या इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक कंपनी के बैठकों के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए सांविधिक सभा का विस्तार में वर्णन कीजिए और दमन शब्द का वर्णन कीजिए। दमन के लिए कौन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। एकल व्यक्ति वाली कंपनी, आणविक सूचना लाभांश क्या है और कंपनी का रजिस्ट्रीकरण। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पत्र क्या हो जाएगा, हम इनमें जो टाइम जो है सभी का 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं यानी नंबर अंकों की बात की जाएगी तो 100 नंबर होंगे। 100 नंबर का प्रश्न पत्र है ये। हम आगे देख लेते हैं।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और उसे गिरफ्तारी के आधारों तथा जमानत के अधिकार से अवगत कराया जाएगा। तत्संबंधित विधि के उल्लेख निर्णीत वाद विधियों सहित कीजिए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, पुलिस कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के दंड न्यायालयों के गठन एवं उनकी अधीनस्थता का वर्णन कीजिए। इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता में विधि क्या है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रथम सूचना प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। इसे दर्ज करने की प्रक्रिया का विस्तार से परीक्षण कीजिए, निर्णीत वादों का उल्लेख भी कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। इस नियम के अपवाद क्या हैं, समझाइए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जमानतीय एवं अजमानतीय अपराधों में जमानत संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। सामान्यतः प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं, समझाइए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं हो सकता, विवेचना कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, परिवाद को संज्ञान लेने अथवा खारिज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और तलाशी संबंधी साधारण उपबंधों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जब कोई संव्यवहार विवादक तथ्य है तब वहाँ प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो उस संव्यवहार का भाग है, वर्णन कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, स्वीकृति क्या है, कौन स्वीकृति कर सकता है, स्वीकृति करने वाले के द्वारा और उसके पक्ष में स्वीकृति का प्रयोग कब किया जा सकता है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हो। तथ्यों की सुसंगतता एवं ग्राह्यता में क्या भेद है। तथ्यों की सुसंगतता एवं ग्राह्यता क्या विस्तारक शब्द है, विवेचना कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत वर्णित मृत्युकालिक कथन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के संबंध में भारतीय विधि एवं ब्रिटिश विधि में कोई अंतर है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। कब तथा किस सीमा तक सील के संबंध में साक्ष्य दीवानी तथा आपराधिक मामलों में सुसंगत तथा ग्राह्य होते हैं। क्या अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण दोष सिद्ध का साक्ष्य ग्राह्य है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विबंधन के सिद्धांत को समझाइए कि इसके प्रकार तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता, इस नियम के क्या अपवाद हैं। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ से आप क्या समझते हैं, एक विशेष तथा साधारण साक्षी के बीच में क्या अंतर होता है, विवेचना कीजिए। सबूत के भार से आप क्या समझते हैं, सबूत के भार के संबंध में सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। विवादक तथ्य प्रकल्पना कर सकेगा, सुसंगत तथ्य या फिर साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मजदूरी के निर्धारण के क्या तत्व हैं, मजदूरी के सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। जबरन छटनी यानी काम पर से लौटाना शब्द को परिभाषित कीजिए। कौन से लोग जबरन छुट्टी प्रतिकर पाने के हकदार होते हैं और किस दर पर। जबरन छुट्टी एवं छटनी में अंतर बताइए। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हड़ताल शब्द को परिभाषित कीजिए। एक हड़ताल कब वैध होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हड़ताल कब वैध होगा, कब और किन परिस्थितियों में हड़ताल अवैध होती है, यह बताना है आपको। और भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा पर निबंध लिखिए।
इसके अलावा हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में बंधुआ श्रम पद्धति के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए। बंधुआ श्रम पद्धति यानी उत्साधन अधिनियम 1976 किस सीमा तक बंधुआ श्रम पद्धति का उत्साधन करने में सफल रहा है, समीक्षा कीजिए। इसके अलावा आगे प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा विवादों को न्यायाधिकरण को निर्देशित करने संबंधी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के सुसंगत प्रावधानों की विवेचना कीजिए और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए और सामाजिक सुरक्षा की विशिष्टताओं की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुबंध श्रम यानी विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970 के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्या एक अवयस्क पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है? इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ हो जाएंगी। निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है, यानी लोकोपयोगी सेवा, सामूहिक सौदेबाजी और इसके अलावा 2 टिप्पणी, इनमें से किन्हीं पर 2 पर टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंचाट या फिर अभिकरण। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, न्याय प्रशासन में विधि व्यवसाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए और इसके अलावा जहाँ कोई मामला गंभीर नहीं है और किसी न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से सीधे लक्ष्य नहीं करता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार क्षेत्र के सन्मुख अवमानना के स्तर धीमे होने लगते हैं। उपरोक्त कथन के प्रकाश में न्यायालय की अवमानना की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ताओं के नामांकन संबंधी विधि की व्याख्या कीजिए। क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य विधि परिषदों में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? इसके अलावा हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय विधिज्ञ परिषद की संरचना, गठन, शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला प्रश्न होगा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कहाँ तक अधिवक्ताओं के अवचार से निपटने के लिए सक्षम है और उनको अवचार के लिए कहाँ तक जवाबदेह बनते हैं? अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक वकील न्याय प्रशासन का यान होता है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में एक वकील के अपने मुवक्किल एवं समाज के प्रति कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। न्यायालय की अवमानना से आप क्या समझते हैं? न्यायालय अवमानना के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, क्या अधिवक्ताओं की हड़ताल विधिक है? अदालतों के शांतिपूर्ण संचालन में हड़तालों के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ब्रिटिश काल के विधिक पेशा, राज्य विधिक परिषद गठन, शक्तियाँ एवं कार्य और अधिवक्ता के अधिकार। इसके अलावा हम आगे देखेंगे आगे, और इसका अंतिम प्रश्न होगा ये, क्या किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को न्यायालय की अवमानना हेतु दोषी ठहराया जा सकता है? इससे संबंधित विधि की सुसंगत उपबंधों की विवेचना कीजिए। ये सारे प्रश्न थे LLB 3rd सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के। ये सारे प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आगे फिर से देखने के लिए मिल सकता है। इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और आगे परीक्षा में आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने आप से स्वयं से जरूर हल करिएगा। इसका लाभ आपकी परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि आपको काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे और इससे आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस होगी ये भी होती रहेगी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।